जीवन का आधार। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया अर्थराइटिस एवं अन्य असाध्य रोगों के रोगियों के लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 7 से 13 सितंबर तक आवासीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में भाग लेने के लिए तुरंत संपर्क करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अक्सर जब मुझसे लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि इतना संघर्ष करने की शक्ति कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है। एक तरफ एक फ़कीर और एक तरफ वज़ीर आलम और पूरी दुनिया की वो शक्तिशाली ताकतें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी दुनिया का संचालन करती हैं, उनके साथ में संघर्ष। तो मैं इसको खाली मीडिया में कहने के लिए नहीं कहता, इसको मैं जीता हूँ। जब भी सुबह उठता हूँ तो उठते ही अपने पूर्वज ऋषि मुनियों का ध्यान करता हूँ, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, और अपनी उस पावनी ऋषि परंपरा का, वीर वीरांगनाओं का। और एक क्षण के लिए भी जब मन में कभी ऐसा विचार आता है कि तू कहाँ खड़ा है, क्योंकि 99% लोग 99% क्षण बिना संघर्ष के जीना चाहते हैं। चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी है, संघर्ष के क्षण बहुत कम पसंद करता है कोई भी व्यक्ति। और संघर्ष में शांति बनाए रखना अपने मन में, और फिर लड़ना किसी बड़े उद्देश्य के लिए, फिर भिड़ जाना और फिर वहां से हटना नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग किसी बड़े परिवर्तन के लिए जीते हैं, उनको 24 घंटा अपने महापुरुषों को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। और ये भी एक अलग मस्ती है, अलग आनंद है। ठीक है, बहुत तरह की चुनौतियां होती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारों ही चुनौतियां हमारे सामने हैं, और वैश्विक चुनौतियां भी हैं इसके बीच में। दो तरह के लोग हैं अपने संगठन में। दो तरह के लोग होते हैं जो संघर्ष करते हैं दुनिया में, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। आज जिस बड़े आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं उसमें भी हमारे साथ दो तरह के लोग हैं। एक देशभक्त लोग हैं जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, जिनके
जीवन में उन्होंने शायद किसी बहुत बड़े संघर्ष का सामना नहीं किया है, वो किसी के सताए हुए नहीं है, वो वंचित नहीं है, वो भूमिहीन साधनहीन भी नहीं है, वो दरिद्र भी नहीं है। हो सकता है उसमें से बहुत से लोग बहुत ज्यादा अपमानित भी ना हो, क्योंकि आदमी बड़ा संघर्ष कब करता है, या तो अपमानित हो जाए किसी से, या तो सताए जाए किसी के द्वारा, या वंचित हो, भूमिहीन हो, साधनहीन हो, दरिद्र हो, दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो। तो हमारे दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक वो कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि देश में अच्छा होना चाहिए, हमसे सहा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता ये देश के अंदर गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास अपनी भूमि है, अपना भवन है, अपना मकान है, खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी है, वस्त्र भी है। इसको मैं देशभक्त कार्यकर्ताओं की श्रेणी में गिनता हूं। देशभक्त जो लोग हैं, देशभक्त जो नागरिक हैं, देशभक्त जो आंदोलनकारी हैं, देशभक्त लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन की इच्छा है उनमें, उसके लिए संघर्ष भी करते हैं वो, लेकिन वो उनके लिए मजबूरी नहीं है, वो किसी के सताए हुए नहीं, वो अपमानित नहीं हुए हैं। बहुत बार पग पग पर उनको जो है संकटों का सामना नहीं करना पड़ा है। वह उनके एक जीवन का एक मिशन है, वह उनके जीवन का एक मकसद बन गया है, या उन्होंने अपना वो एक उनके एक जीवन की का एम्बिशन है, उनकी एक महत्वाकांक्षा है, या सात्विक शब्दों में बोले तो उन्होंने अपने एक जीवन का ध्येय बना लिया कि कर्तव्य मान करके मुझे ऐसा करना है। और किसी भी आंदोलन में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो कर्तव्य मान करके एक सात्विक कार्यकर्ता के रूप में समर्थ होते हुए किसी बड़ी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। लेकिन कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर मजबूर लोग ना जुड़े। एक तो मजबूत लोग, दूसरे मजबूर लोग जो सताए हुए हैं व्यवस्था के, परेशान हैं, भूखे हैं, अभावग्रस्त हैं, वंचित हैं, भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, वो दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं, माने उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे लोग तो जो देशभक्त लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो किसी और के लिए कर रहे हैं। वो कौन है लोग हैं? वो वंचित लोग हैं, वो भूमिहीन है लोग हैं, वो साधनहीन लोग हैं। उनके जीवन में आज जहां अंधेरे हैं, उनके जीवन में वो रोशनी लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि उसके जीवन में भी खुशियां आए, तरक्की हो। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब आंदोलन 100% गति में आएगा। और हमें आंदोलन के लिए उन लोगों को कार्यकर्ताओं के रूप में खोजना है, ढूंढना है और नियुक्त करना है जो वंचित हैं, जो भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, गैर बराबरी की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो सताए हुए हैं, ऐसे लोगों को वो जो है आंदोलन की असली ताकत होती है। और वो अंतिम श्वास तक लड़ते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों देश में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ और अभी भी चल रहा है कि इस देश में जो अवैध रूप से करोड़ों लोग रह रहे हैं उनको यदि छेड़ा गया तो पता नहीं कितनी बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसलिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और कोई भी बुद्धिजीवी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या होना चाहिए देश में। सब एक ही बात कह रहे हैं, शांति की अपील करते हैं हम सब। क्योंकि जिन लोगों के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और किसी भी आंदोलन को वहीं से ताकत मिलती है, संघर्ष करने की पूरी ताकत। देशभक्त लोग संघर्ष करेंगे
लेकिन जो है वो व्यवस्था के सताए हुए लोग नहीं है, वो व्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं, वो प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समर्थ लोग हैं उसमें ज्यादातर। तो अब हमारे आंदोलन की पूरी ताकत इस बात के लिए रखनी चाहिए कि जिन लोगों को हम आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, काला धन देश को दिला के, भ्रष्टाचार को मिटा के, भू संपदाओं की लूट खत्म करके, उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ पाए। यह हमारा आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण चरण होगा। आंदोलन का एक चरण हमारा काफी हद तक पूरा हो गया है। आंदोलन का एक चरण होता है किसी मुद्दे के लिए व्यापक जन जागरण करना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक अज्ञात सत्य को स्थापित करना, राष्ट्र की किसी बहुत बड़ी समस्या को व्यापक रूप में देश के सामने रखना, और उसमें आंदोलन सफल हुआ है कि काला धन कितना बड़ा इसका स्वरूप है, ये कितनी बड़ी समस्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरह से उससे पूरा देश जर्जरित हो रहा है। और ये काला धन वापस आता है तो कितने अच्छी हमारी सड़कें हो सकती हैं, कितने अच्छे हमारे स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, देश में से महंगाई, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा दूर हो सकती है। ये इस रूप में इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर हमने स्थापित कर दिया। भ्रष्टाचार मिटने से लोगों को कैसे सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, विकास के काम होंगे, वो व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को हमने व्यापक रूप से रख दिया कि आज इस देश के जो किसान हैं, जो दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी हैं, जो साधनहीन, भूमिहीन लोग हैं, उनको किस तरह से हमें आगे उठाना चाहिए। एक काम पूरा हुआ, अब आंदोलन के दो चरण बाकी हैं, सत्ता का चरित्र बदलना और व्यवस्था का चरित्र बदलना, और इसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और ऐसे परिवर्तन को करने के लिए प्रतिबद्ध लोग हर एक गांव में खड़े करने पड़ेंगे। महात्मा गांधी जी कहते थे, हर एक गली मोहल्ला में, हर एक गांव में एक जिंदा शहीद खड़ा हो, जो सत्ता का असली चरित्र उसको बताए, उसको बेनकाब करे, उसको एक्सपोज करे, किस तरह से सत्ता और व्यवस्था लूट रही है, लोगों के हक के ऊपर डाका डाल रही है व्यवस्था, उसको बताए, और फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसको लोगों को समझाए। तो ऐसे जागरूक लोग हमें एक एक गली मोहल्ला में, एक एक गांव में खड़े करने पड़ेंगे। और क्योंकि वर्तमान में सारी व्यवस्थाएं राजनीति नियंत्रित करती है, और उस राजनीति को नियंत्रित करते हैं बूथ। एक एक बूथ पर कम से कम 11-11 यूथ तैयार हो, एक एक बूथ पर 11-11 यूथ जब व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े हो जाएंगे, और वो अपने अपने गली मोहल्ले के लोगों को मोटिवेट करेंगे वोट के समय, तो जाकर के हम कहते हैं कि इन लोगों को हटाओ और इन लोगों को बैठाओ। सत्ता का और व्यवस्था का जो हम चरित्र बदलना चाहते हैं अगले आंदोलन के चरण में, कि इन लोगों को हटाना और इन लोगों को जिताना। जिसको हराना है उसको हरा पाएं और जिसको जिताना है उसको जिता पाएं। ये किसी भी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। उसके बाद हम जब देखें कि जिसको हमने जिताया और वो भी नहीं कर पाया, तो फिर अगला चरण जीतने का भी हो सकता है। लेकिन पहला चरण कि हम जिसको हराना है, जिसको हटाना है, उसको हरा पाएं, हटा पाएं, जिसको जिताना हो उसको जिता पाएं, उसको सत्ता पे बैठा पाएं। और इसके लिए फिर गांव से लेकर के, गली मोहल्ला से लेकर के पूरे देश भर में एक संगठित शक्ति काम करती है, तब जाकर के कोई बड़ा परिवर्तन धरातल पर उतरता है। और इसके लिए घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के हमको अलग जगानी पड़ेगी।
टीवी चैनल्स पर लोग बैठ करके अपना चेहरा दिखाते हैं और परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि परिवर्तन जहां से होना है, जब तक वहां कोई एक संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। अखबारों में लोग बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, बुद्धिजीवी लोग, लेकिन उनके कॉलम वो 1% लोग भी नहीं पढ़ते हैं जो पोलिंग बूथ पर आकर के वोट करते हैं। क्योंकि अखबारों के जो संपादकीय पढ़ने वाले 4% मुश्किल से लोग होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता हो अखबार तो, और 4% में भी 4% लोग हेडिंग पढ़ते हैं, उनके शायद 1% लोग पढ़ते हैं। और वो जो संपादकीय पढ़ने वाले लोग होते हैं वो इलीट क्लास के लोग होते हैं, वो लोग नहीं होते जो सत्ता और व्यवस्था को बदलते हैं। इसलिए जो लोग इस व्यवस्था को खड़ा करते हैं, इस व्यवस्था को बनाते हैं, राजनीति की बिसात जो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो लोग ना अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं। और यदि वो कभी कभी टीवी देखते भी हैं तो कोई एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, या तो कोई पिक्चर देख लेते हैं टीवी पर चल रही होगी, या कोई सीरियल देख लेते हैं, या अखबार भी कभी वो पढ़ लेते होंगे। इस देश के मुश्किल से 20% लोग अखबार पढ़ते होंगे, और वो 80% लोग हैं वो जो सुनी सुनाई बातें उनके पास पहुंचती हैं, वो उनको घरों घरों तक जाकर के बताना पड़ेगा। तो एक एक बूथ पर 11-11 यूथ खड़े हो जाएं, जो इस वर्तमान व्यवस्था की खामियां, कमजोरियां, वर्तमान व्यवस्था ने किस तरह से देश में डाका डाला है, कैसे देश के साथ धोखा विश्वासघात किया है, कैसे देश को लूटा है, बर्बाद किया है, किस तरह से लोगों के जो है हक को उन्होंने छीना है, और उनके साथ अन्याय किया है, जाति की है, जुल्म किए हैं, अत्याचार किए, क्रूरता की है, बर्बरता की है, कैसे उन्होंने उनको सताया है, और एक कैसी व्यवस्था जिसको हम लाना चाहते हैं, चाहे महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, या सामाजिक अन्याय उनके साथ में हो रहा है। 2 तरह के अन्याय होते हैं बड़े रूप में, इसको हम आर्थिक अन्याय कहते हैं, इसको हम सामाजिक अन्याय कहते हैं। अब ये जो लोग खड़े करने हैं, ये लोग किराए के लोग नहीं हो सकते। कभी भी कोई भी बड़ा परिवर्तन किराए के लोग नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, उसमें पहली बात तो ये है 99% पार्टियों के जो लोग वोट करवाते हैं, वो पोलिंग बूथ के ऊपर जो बस्ता लेकर के लोग बैठते हैं, वो उनके ज़्यादातर किराए के लोग होते हैं। उनको 500 या 1000 रुपये उस एक दिन के लिए दिया जाता है, और वो बस्ता लेकर के वहाँ बैठ जाते हैं। वोट के समय उनको अच्छा खाना पीना दे दिया जाता है, एक अच्छी उनकी पार्टी अरेंज कर दी जाती है, और उन लोगों को पोलिंग बूथ्स पर बैठा दिया जाता है। वो कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, जितने लोग निकल करके आते हैं उतने लोग वोट कर जाते हैं। हम यदि एक एक बूथ के ऊपर 11-11 यूथ खड़ा कर दें, और इसको जिताना और इसको हराना है, और क्यों हराना और क्यों जिताना है, इतनी बात हम लोगों को समझा पाएं, तो हम इस देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं, और सत्ता के चरित्र को भी बदल सकते हैं, और व्यवस्था के भी चरित्र को बदल सकते हैं। और इस काम में ज़्यादा नहीं, 3 महीने का समय लगेगा, उनको प्रशिक्षित करने में और 3 महीने का समय। 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं, बशर्ते इस परिवर्तन के लिए कुछ लोग प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ, एक दीवानगी के साथ कि हमें अब किसी भी कीमत पर ये करना है, तो कुछ भी नहीं। आज जिला और तहसील स्तर तक अपना संगठन खड़ा है, उसमें ज़्यादातर संख्या देशभक्त लोगों की है। उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस देश में अच्छा चरित्र देखना चाहते हैं लोगों का, और वो भी बहुत बड़ा काम है। हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय तो देश को दिलाना है, लेकिन उसमें अच्छा चरित्र भी लोगों का बनाना है। कोई किसी का अपमान न करे, कोई किसी का निरादर न करे, कोई
किसी का अनादर ना करे, कोई किसी का हक न मारे, वो किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, वो ठीक है। सबको आर्थिक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, कोई अभावग्रस्त भूमिहीन साधनहीन दरिद्र ना हो। और लेकिन उसके साथ साथ लोग निरोगी हों, निर्व्यसनी हों, उनके जीवन पवित्र हों, ऊंचे ऊंचे आदर्श हों उनके जीवन में, उनके परिवार में, तब एक हम आदर्श समाज की रचना कर सकें। आज किसी भी देश की जो पहचान होती है उसकी सामाजिक व्यवस्था से होती है। किसी भी देश का एक चरित्र होता है और वो चरित्र उस देश के लोगों के द्वारा निर्मित होता है। आज जापान की बात आती है, लोग कहते हैं अरे बड़े देशभक्त होते हैं। चीन की बात आती है, अरे बड़े चालाक होते हैं। इंग्लैंड की बात आती है, अरे वहाँ के लोग तो बड़े धूर्त किस्म के, बड़े शातिर किस्म के होते हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया में बहुत लूट तबाही मचाई। अमेरिका की जैसी बात आती है, अरे वहाँ के लोग तो वो किसी को पनपने नहीं देते, वो तो बड़े तानाशाही लोग होते हैं। तो एक पूरे देश का चरित्र जो एक वाक्य में जो हम कह देते हैं, अमेरिका बड़ा तानाशाह है, यूके अरे वहाँ के लोग तो बड़े धूर्त किस्म के होते हैं, उन्होंने बड़ी जुल्म जातियाँ की हैं दुनिया में। जापान अरे बड़े देशभक्त लोग होते हैं। चीन अरे बड़े बड़े शुरूर होते हैं, बड़े क्रूर होते हैं, क्योंकि वहां के पूरे समाज का चरित्र, पूरे राष्ट्र का चरित्र व्यक्तियों के समूह से निर्मित होता है। चीन वास्तव में देखा जाए तो भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र रहा। भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र, आध्यात्मिक मित्र यदि कोई था अतीत में तो चीन था। और आज भारत के बाद यदि किसी की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है तो वो चीन की, क्योंकि 20,000 वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता उसी की मानी जाती है। बाकी माया संस्कृति और इस्लाम की संस्कृति और पूरी जो ख्रिस्ती संस्कृति, ये तो सब 2-3 हज़ार वर्षों में सिमट जाती। 5,000 के बाद में कोई देख ही नहीं पाता है अपने अतीत को। तो मैं बात ही कर रहा था, एक तरफ हमें चरित्र तो बनाना है देश का, उसके लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ काम हो रहा है, आगे भी करना है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब एक एक तहसील में लोग खड़े हों और उनके नीचे के गांव में लोग खड़े हों। इस व्यवस्था को बदलने के लिए यदि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, 5,000 से ज़्यादा तहसीलें और 650 से ज़्यादा ज़िले हैं, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जिस दिन गांव से लेकर के कस्बों और तहसीलों और शहरों तक 10-11 लाख लोग खड़े हो गए, उस दिन हिंदुस्तान की इस सत्ता को, इस व्यवस्था को, सत्ता और व्यवस्था के चरित्र को हम 100% बदल पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। अब वहाँ इस चीज़ को खड़ा करने के लिए अब काम करना है। तो मैं ऐसे भाइयों से आह्वान करता हूँ, ऐसी बहनों से आह्वान करता हूँ, चाहे तो वो व्यवस्था के सताए हुए हैं, साधनहीन, भूमिहीन, वंचित है, कोई बात नहीं। आज हम साधनहीन हो सकते हैं, भूमिहीन, धनहीन हो सकते हैं, आज हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन कल को हम मजबूत भी होंगे। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जहाँ से शुरू की, मेरे पास में कोई साधन नहीं था, चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने की भी नहीं सोच सकते थे। मैं उस व्यवस्था से आया हुआ एक व्यक्ति हूँ और आज करोड़ों लोगों के भीतर हमने एक आशा पैदा की है, एक विश्वास पैदा किया है, एक उम्मीद जगाई है, एक ललक पैदा की है, नहीं हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो एक तरह से मैं अपने जैसे लोग जो साधारण परिवेश में पले हों या जिन्होंने अपमान को देखा है, अनादर, तिरस्कार क्या होता है और विपन्नता क्या होती है, दरिद्रता क्या होती है जिंदगी में, उसको जिसने महसूस किया है, ऐसे लोग वो थोड़े दिन संघर्ष करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम अपने अपने कैरियर के लिए संघर्ष करते रहते हैं, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, कैसे, कहाँ मैं नौकरी धंधा करूँगा।
कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखते हैं, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में, कोई सर्विसेज में। लेकिन कुछ लोग देश के भविष्य की चिंता करें। कुछ लोगों को न्याय मिला भी है, चाहे वो अपनी मेहनत से मिला है या आरक्षण आदि के कारण से मिला है, या व्यवस्था ने कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि व्यवस्था हमेशा कुछ लोगों को संतुष्ट करती है और उनके द्वारा फिर जो व्यवस्था के द्वारा सताए हुए लोग हैं उनको जो है दबाने की कोशिश करती है। पूरी दुनिया की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं वो बहुत क्रूरता के साथ चलती हैं। तो अब हमको दो तरह के कार्यकर्ताओं की तलाश है। एक एक तहसील में कम से कम एक तहसील की आबादी देखी जाए तो लाखों की हो जाती है, उसके आस पड़ोस के गांव सब मिला करके। एक जिले की आबादी औसत करीब करीब 20 लाख होती है औसत। एक तहसील की आबादी औसत यदि 5 तहसील भी माने तो 4-5 लाख हो जाती है। अब 4-5 लाख की आबादी में यदि 4-5 लोग भी यदि खड़े हो जाएं एक बड़े संकल्प के साथ, तो फिर वो एक बहुत बड़ी नीचे तक श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। तो हम ऐसे भाई और बहनों को, चाहे वो देशभक्तों की श्रेणी में आते हों जिनके दिलों में बहुत ऊंचे जज्बात हैं, जैसे हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे जो नेतृत्व कर रहे थे, उसमें कुछ बहुत साधनहीन थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे अशफाक उल्लाह खां। उनके पास में बहुत सामर्थ्य नहीं था, लेकिन भगत सिंह के पिता के पास बहुत सामर्थ्य था। शहीद आजम भगत सिंह के पिता के पास इतना बड़ा सामर्थ्य था कि उस वक्त भी उनके पिता ने उनकी जमानत की जो बहुत बड़ी राशि तय की थी अंग्रेजों ने, लेकिन उन्होंने प्रबंध कर लिया था। देशभक्तों में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ व्यवस्था की सताए हुए भी हैं लेकिन कुछ समर्थ होते हैं हमेशा से। एक तो वो लोग हैं जो किसी भी आंदोलन में व्यवस्था के द्वारा सताए हुए लोग नहीं, ये समर्थ लोग हैं, लेकिन उनको अपने देश को लेकर के एक बड़ा विजन होता है कि आने वाले 25, 50, 100, 500 सालों में हमारे देश को किधर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे देश में। और एक वो लोग होते हैं जो अगले वक्त की रोटी के बारे में सोचते रहते हैं, जो उससे आगे सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उससे बाहर सोचने का ना तो उनके पास में परिवेश है और ना उनको कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में होप दिखाई देता, कोई आशा दिखाई देती है। और ये दो जब मिल जाते हैं तब बड़ा परिवर्तन होता है। तो जो देशभक्त लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में अब कुछ अच्छा होना चाहिए, अब अपना देश बदलना चाहिए, बहुत लूट लिया, बहुत तबाही देख लिया हमने, बहुत बर्बादी देख ली, और आज हमने अपने वतन को नहीं संभाला तो कल को अपने हिंदुस्तान की हालात बहुत खराब होने वाली है। सभी क्षेत्रों में इतनी भयंकर चुनौतियां हमारे सामने। तो दो तरह के जो हमारे पास में लोग हैं, चाहे वो देशभक्त लोग हैं, चाहे वो वंचित लोग हैं, भूमिहीन, साधनहीन, अपमानित, मजबूर लोग हैं। मजबूर लोगों को मजबूत करने के लिए हम उनको अपने साथ खड़ा करें। जो हमारी असली ताकत है वही 80 से 90% वोटिंग करते हैं। देशभक्त लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय करते हैं, फिर भी उसमें से 50% लोग औसतन वोटिंग नहीं करते। वो चाहते हैं हिंदुस्तान बहुत खराब रास्ते पर है, बदलना चाहिए हालात, लेकिन वोटिंग नहीं करते। वो टीवी पर भाषण भी देंगे बड़े बड़े, वो अखबार में लेख भी लिखेंगे, लेकिन उसमें से 50% लोग तो वोट ही करने नहीं जाते। इसलिए जो सत्ता और बदलेगी वो नीचे वाले लोगों से बदलेगी, मजबूर लोगों से बदलेगी। मजबूत लोगों की भूमिका है और उसको भी हमें दोनों को बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। आज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो ग्रामीण परिवेश के जो किसान लोग हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाते कि एक इस सत्ता और व्यवस्था को बदलने में, वो हमारे साथ में एक बड़ी ताकत के रूप में जुड़े। लेकिन अभी जो लोग दलित हैं, वाल्मीकि हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, वंचित लोग हैं, बहुत से लोग चाहे इसमें
अगड़ी जाति के भी हो सकते हैं, बहुत से लोग पिछड़ी जाति के भी हो सकते हैं, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी मात्रा। इन दोनों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और मैं ऐसे भाई और बहनों से आह्वान करता हूं जिन्होंने बहुत तिरस्कार झेला है, अपमान झेला है, बेबसी को झेला है, व्यवस्था ने उनको बहुत सताया है, अब वो बदलना चाहते हैं हिंदुस्तान को, वो इस काम के लिए आगे आए। श्रद्धेय। और यदि हम 1-2 साल का वक्त भी अपने हिंदुस्तान के लिए दे देते हैं तो ये हिंदुस्तान को बदल सकते हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को हम याद करते हैं तो हमारा माथा उनके सामने झुक जाता है कि 100 साल तक संघर्ष करते रहे खाली एक ही बात को लेकर के कि हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि इतने अत्याचार, इतने जुल्म अंग्रेजों ने कर दिए थे। उनको नहीं पता था कि आज़ादी के बाद हमारा क्या होगा, और आज़ादी हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और आज़ादी के बाद हमारे परिवारों का क्या होगा। क्योंकि 7 लाख से जिन ज़्यादा वीरों ने कुर्बानी दी, 99% उनके परिवारों के साथ उनके परिजनों को, सबको लगभग अभाव की, अपमान की, तिरस्कार की, बेबसी, लाचारी की ज़िंदगी जीनी पड़ी। उसके बावजूद उन लोगों ने बलिदान दे दिए थे। लेकिन अब हम देश के साथ धोखा नहीं होने देना चाहते। जो लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी अपने आंखों के सामने एक अच्छी व्यवस्था देख पाएंगे। और वक्त के साथ दुनिया की व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। पहले जब कोई भी बड़ा परिवर्तन होता था तो उसके लिए लाखों लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती थी। आज इस्लाम का साम्राज्य यदि आधी से ज़्यादा दुनिया में स्थापित हुआ तो उसके लिए कम से कम इस्लाम के विद्वान ये मानते हैं कि 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है उसके लिए उनकी बलिदान दिया, उनकी हत्याएं हुई या उनकी मृत्यु हुई। उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग शब्दों से कहा जा सकता है। पिछले दिनों जो साम्यवाद की जो चक्र चला उसमें 13 करोड़ लोगों की हत्याएं की गई। उसमें 3 करोड़ तो किसानों को मारा गया। आज यदि ब्रिटेन ने अपना पूरा साम्राज्य 70 से ज़्यादा देशों में कायम किया तो 12 करोड़ से ज़्यादा लोग तो अमेरिका में मारे गए। अमेरिका का मूल निवासी तो 1 करोड़ बचा था। 12 करोड़ मूल अमेरिकन को ख़त्म कर दिया था ब्रिटेन के लोगों ने और यूरोप के लोगों ने मिल करके, जिसमें डच थे, पुर्तगीज़ थे और कुछ दूसरे इनके साथ में लोग मिलकर। ऑस्ट्रेलिया पूरा ख़त्म कर दिया था। यूरोप में बहुत तबाही मचाई, जान माल की ज़्यादा हानि की, जान की कम की। अफ्रीका में कितने लोगों को कत्ल किया। अमेरिका पूरा मैंने कहा ख़त्म ही कर दिया। पहले जो क्रांतियाँ हुई थी उसमें तो मतलब आदमियों का खून तो ऐसे बहता था जैसे खून की नदियाँ बहती हो। आज जो हम क्रांति कर रहे हैं ये तो मैं अब जितना क्रांति करना आसान है उतना तो कभी नहीं था पूरी दुनिया में। खाली 2 वर्ष हम मेहनत करें, 2 वर्ष का भी कुछ लोग अपना जीवन इस काम के लिए दे दें तो सब कुछ बदल सकता है। करोड़ों लोगों का कैरियर अच्छा हो सकता है, उनकी बेरोजगारी दूर हो सकती है, उनकी गरीबी दूर हो सकती है और व्यवस्था ने जो उनके साथ अन्याय किया उनको हक मिल सकता है उनका। तो ऐसे भाई और बहन जो कम से कम 2 वर्ष का जीवन, 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष का वक्त इस आंदोलन के लिए देना चाहते हैं, उनको हम आस्था और संस्कार के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को बदलने के लिए मैंने बार बार कहा है कि 1000 लोगों की ज़रूरत है जो बड़े रूप में काम करें। केवल एक ही धुन कि मुझे केवल देश के लिए जीना है। कितने लोग अपनी ज़िंदगी अलग अलग मकसद के लिए जीते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं कि बस मेरे 2 बच्चे उनको मैं अच्छी पढ़ाई करा पाऊँ, मैं एक अच्छा मकान बना पाऊँ। ये सैरोगेट मदर बोलते हैं। सैरोगेट मदर्स का मैं 2 दिन पहले एक टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था कि वो 9 महीने एक कमरे में रहती है
9 महीने। और जो डॉक्टर उनको दवाई देता है और जो हॉस्पिटल से उनको खाना मिलता है उसको खाती हैं। और 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा करके किसी और को दे जाती हैं और उसके बदले उनको 2-3 लाख रुपए मिलते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा कोई अमीर व्यक्ति हो तो शायद 5 लाख रुपए उनको देता है। तो मैंने 4-5 बहनों के इंटरव्यू सुने कि लोग अपना जिस्म बेच देते हैं, अपना चरित्र बेच देते हैं। हमने तो अपने खाली कोख को किराए पर दिया और उससे हम यदि एक बोले कि मेरे को तो घर वालों ने निकाल दिया था, पति मेरा मर गया था और घर में भाई ने अपमानित करके निकाल दिया कि तेरे मेरे से दुगने उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करना चाहता था। मैंने कहा मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि तुम हमारे घर में रोटी नहीं खा सकती। तो मैं इसलिए सैरोगेट मदर बन गई कि मेरे 2 बच्चे थे, जो पति मर गया तो 2 बच्चों को मुझे पालना था, तो मुझे ये पैसे मिलेंगे, उससे मैं 2 अपने बच्चों को पाल लूँगी। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ ने पति पत्नी ने सहमति बना के कि हमारे पास में कोई चारा नहीं है कि हम अब सैरोगेट मदर तो बनती है तो हमें 3 या 5 लाख रुपए मिल जाएगा हमको, और उससे हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, कोई दुकान बना लेंगे, कोई ठेला लगा लेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे। ऐसे इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग हैं। आज हिंदुस्तान हमको दिखता है कि बहुत सुखी है, लेकिन ये 40 करोड़ लोग, इनके पास में इतनी गाड़ियां दिखती हैं, इनके इतने बड़े बड़े मकान दिखते हैं, हमको लगता है हिंदुस्तान तो, हाँ, वो 40 करोड़ लोग अमेरिका वालों से भी ज्यादा सुखी हैं। इसलिए अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़ के आसपास है, 30 से 40 करोड़ के बीच में है, लेकिन उस 30 से 40 करोड़ के बीच में वहां 10-12 करोड़ लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन वहां के जो 30 करोड़ लोग सुखी हैं, उससे ज्यादा सुखी हमारे भारत के लोग हैं 30-40 करोड़। इसलिए हमको लगता है देश तो ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं, इस देश में वो 80 करोड़ जो 5 लाख रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको 5 लाख रुपए के लिए वो अपनी कोख भी बेच देते हैं, 5 लाख रुपए के लिए वो अपनी इज्जत भी बेच देते हैं। 5 लाख कहां मिलता है इज्जत बेचने में? जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं, उनके 2 बच्चे हैं, सड़क के किनारे पर ट्रक वाले आते हैं, माँ बेटियां अपनी इज्जत बेच करके और रात वहां से जो है पैसे कमाती है और अपने बच्चों को रोटी खिलाती है। उनके लिए वो भोग विलास नहीं है, वो, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो अपनी इज्जत बेचती है कोठे पर, वो अपने 2 वक्त की, अपने बच्चों की, बहुत सी बहनें ऐसी, बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को पाल, कहते हैं मैं अपने बच्चों को इस गंदगी में नहीं धकेलना चाहती, लेकिन मैं अपने 2 बच्चों को पालना चाहती हूं। 99% जो वेश्यावृत्ति चलती है वो स्वेच्छा से नहीं करती है मां बहन बेटियां, मजबूरी में। जो कॉलेज की, जो कुछ बिगड़े हुए घरों की जो है जो औलादें हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या जो इंटरनेशनल माफिया में जो काम करती हैं, एक होटल में रात का वो 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेती हैं, और बड़े घरों के लोग जो है उस तरह का दुराचार व्यवचार के अड्डे चलाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। साधारण लोग जिस्म बेच देते हैं, अपना चरित्र बेच देते हैं, अपनी बेटियों को बेच देते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक माँ ने अपने बच्चे को 32 रुपए में, कितने रुपए में बेच दिया, अखबार में था, और वो हकीकत थी। इस देश में इंसान 32 रुपए में बिक जाता है। अरे हम ये व्यवस्था बदल रहे हैं, ये जो काला धन देश को दिला रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, और ये जो भू संपदाओं की लूट को जो खत्म कर रहे हैं, हमें लोगों को जाकर के समझाना है कि फिर आपको ये 20-20 रुपए के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक पूरा आंदोलन का एजेंडा हम तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में सब लोगों को सम्मानजनक काम मिले, और जिस तरह से आज जहां हिंदुस्तान खड़ा है और जितनी महंगाई है यहां पर, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 5 से 10 हजार रुपए की तो आमदनी होनी चाहिए। यदि 5 से 10 हजार की भी उसको आमदनी नहीं होगी, और यदि हम इस हिंदुस्तान में सारी लूट खत्म कर दें, तो 5 से 10 हजार की आमदनी की व्यवस्था हम प्रत्येक परिवार के लिए कर सकते हैं। इतना बड़ा यह आंदोलन का
जो है हमारा मुद्दा है, इतना बड़ा हमारा एजेंडा है। हम देश के लोगों को इस बात के लिए हमें लोगों को तैयार करना और बताना है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री 100 दिन में करीब 100 लाख करोड़ रुपए वसूल कर सकता है, जो अभी तक लूटा है बेईमान लोगों ने, लूट के बैठे। इलीगल मनी, इलीगल एसेट, चाहे देश के बाहर है, देश के अंदर है, या एफडीआई के माध्यम से आ चुका है, 100 लाख करोड़ रुपए वसूल कर सकते हैं। तो हमें लोगों को जा करके बताना है कि आप अब इस व्यवस्था को बदलिए। ये गली सड़ी व्यवस्था, जो आप, उसी का परिणाम है महंगाई, उसी का परिणाम है गरीबी, उसी का परिणाम है भूख, उसी का परिणाम है कुपोषण, उसी का परिणाम है बेरोजगारी। हम गैस इस देश में 200 से 250 रुपए, पेट्रोल इस देश में 30 से 35 रुपए दे सकते हैं और सब लोगों की सेविंग हो सकती है, सब लोगों को महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। खाली हम 2 ही बातों के ऊपर ध्यान दें। बाकी तमाम जो रोजमर्रा की चीजें वो बाजार से खरीद के लेके आता है, उसके ऊपर 30 से 50% उसको टैक्स देना पड़ता है। हम इस देश के अंदर टैक्स फ्री सिस्टम लागू कर सकते हैं कम से कम 25 से 50 साल तक। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो लेने, बल्कि उसमें जो चोरी कर रहे हैं उसको भी वसूली करनी। तो हम अपने आंदोलन का एजेंडा है वो लोगों तक लेकर के जाना होगा, गांव-गांव तक, घर-घर तक, वहां फिर एक बूथ लेवल तक फिर हमें लोगों को अपने एजेंडे के बारे में बताना पड़ेगा कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 25 से 50 साल तक हम एक टैक्स, कम से कम इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो इनके ऊपर तो इनकम टैक्स है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स है, तो लगाना पड़ेगा, ये तो देते ही नहीं। जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो 90 से 99% टैक्स देते नहीं है, और जिन लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए उनसे 100% लिया जाता है। गरीब लोगों से कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन उससे साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, क्रीम है, कुछ भी चीज लेकर के आते, जूता है, चप्पल है, घड़ी है, पेन है, कुछ तो लेके आएगा एक गरीब आदमी। उस सबको गरीब लोग 100% टैक्स देते हैं और अमीर लोग 90 से 99% टैक्स की चोरी करते हैं। तो हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां पर गरीब आदमी को एक भी टैक्स ना देना पड़े, और उससे उसको 30 से 50% चीजें सब सस्ती मिलेंगी। हम महंगाई से एक मुफ्त मुक्ति दिला रहे हैं, यह हमारे आंदोलन का एजेंडा है। और जो साधनहीन, भूमिहीन, दरिद्र लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, हम एक व्यवस्था बनाएं ऐसी कि कम से कम उनको 1 एकड़ जमीन मिल जाए। क्या इस देश के आदमी को अपने लिए रहने के लिए जगह नहीं मिल सकती? कहेंगे जी क्या ऐसे भी लोग हैं इस देश के अंदर? ऐसे इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनके पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। वो खुले आसमान में रहते हैं, आज उनको यहां से उठाओ दूसरी जगह चले जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों की जो शहरों की समस्या है, ये तो अलग तरह की समस्या है। तो बेचारे गांव से दरिद्र खराब हालत में लौट कर के आए, शहर में कहीं जगह रहने के लिए नहीं थी, झुग्गी झोपड़ी ले ली। वो झुग्गी झोपड़ी भी 5-10 लाख रुपए में बिक जाती है, वो अलग बात है, जहां कब्जा करके रहते हैं बाद में, वो एक अलग समस्या है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियां तो दूर की बात, उन्होंने शहरों की शक्ल ही नहीं देखी है कभी। वो साधनहीन, वो भूमिहीन, वो दरिद्र लोग जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो इस देश में ऐसे रहते हैं मानो कि जैसे कि कोई नहीं है उनका अपना, उनका अंधेरे की सेवा उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। और सारे सबसे बड़ी लूट जो भू संपदाओं में हो रही है, उसको खत्म करके अपने देश के अंदर ही, अपने देश का रॉ मटेरियल बाहर जाने से हम रोक दें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो यह आंदोलन का हमारा मुद्दा है कि एक भी ग्राम लोहा बाहर नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को बहुत कहते थे कि हमारे देश का सारा कच्चा माल बाहर जाता है और आज तक जा रहा है। उस समय तो लोग कह सकते थे बट तकनीकी नहीं थी हमारे पास में, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साधन नहीं थे। आज तो सब कुछ हमारे पास में है, उसके बाद भी जाता है, क्योंकि उसमें दूसरे चक्र है। यहां से भेजा जाता है 100 टन, बताया जाता है 10 टन, 90 टन बाहर बेच देते हैं, उसका ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है। हमारे देश में कोई भी ऐसी, आज की स्थिति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमें 1 ग्राम भी लोहा बाहर भेजना पड़े।
हम अपना लोहा यहाँ रोकें, अपना कोयला हम अपने यहाँ रोकें, तमाम जो धातुएं हैं, मिनरल्स हैं, उनको यहाँ रोकें और अपने यहाँ पर सब चीज़ों का प्रोसेसिंग करें। अपने देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है और 10 करोड़ लोगों को यदि रोजगार मिलता है तो एक परिवार में औसत एक व्यक्ति को भी मिलता है तो 10 करोड़ लोगों का रोजगार मिलने का मतलब हो गया 50 करोड़ लोग खुशहाल हो जाएंगे। 5 आदमियों के बीच में एक आदमी को भी रोजगार मिलता है तो परिवार खड़ा हो जाता है। तो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मतलब है 50 करोड़ हिंदुस्तान के लोग सुखी हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से 5 व्यक्तियों का गुजारा चलता है। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। उसके बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं परिवार में। ये तो एक छोटी सी बात मैंने बताई। मैं कह रहा था कि हम लोगों को जाकर के अपने आंदोलन के एजेंडे के बारे में बताएं, अपने आंदोलन के मुद्दों के बारे में बताएं और लोगों को इस बात के लिए खड़ा करें, तैयार करें कि इस वर्तमान व्यवस्था को बदलना है और इस व्यवस्था में कैसे लोगों को लाना है, सत्ता का और व्यवस्था का चरित्र बदलने के लिए। और ऐसे लोग तैयार हैं लेकिन उनको जहाँ जुड़ने का माध्यम नहीं मिल रहा है। तो खाली हमें 2 वर्ष मेहनत करनी है, 1.5 वर्ष में तो परिणाम ला देंगे हम। 6 महीने में अपनी चीज़ों को खड़ा करना है, क्योंकि अब 6 महीने से 1 साल के भीतर वर्तमान केंद्रीय सत्ता का जाना तय है। अब हमारे पास में खाली वक्त है 1 साल का। 6 महीने में हमें मजबूती से एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा करना है जो इस सत्ता का चरित्र बदल दे और आने वाली सत्ता और व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसे देश के 121 करोड़ लोग चाहते हैं, जो 121 करोड़ लोगों को उनका हक दे पाए। और उसके लिए कुछ लोगों को थोड़ा सा हौसला रख करके, हिम्मत करके अपने जज्बातों को उभार करके सामने आना पड़ेगा बस। तो हम ऐसे भाइयों और बहनों का आह्वान करते हैं जो 1 से 2 साल का जीवन इस काम के लिए अर्पित करना चाहते। बहुत हो गया, हमें 1 से 2 साल चाहिए। आप 1 से 2 साल देंगे तो 100 से 200 साल तक का आगे का भारत सुखी हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल रास्ता कोई भी नहीं हो सकता इस बेबसी से बाहर निकलने का, इस लाचारी से, मजबूरी से बाहर निकलने का, इस पीड़ा से बाहर निकलने का, इस दर्द से बाहर निकलने का। देशभक्तों की भाषा में कहें तो आज भारत माता की जिस्म पर चारों और जो फफोले हैं, भारत माता जो जर्जरित है, घायल है, अपमानित है, तिरस्कृत है, लज्जित है, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा खत्म हो रही है। तो हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए क्या 1-2 साल का वक्त नहीं दे सकते हम? और यदि हम बेबस, लाचार, गरीब, असाधनग्रस्त, अभावग्रस्त जो लोग हैं उनकी दृष्टि से कहें तो आज तक हमने कितनी बेबसी झेली है, न जाने कितने जुल्म सहे हमारे पुरखों ने। और हमारे सामने एक मौका है कि हम अपने आने वाली सब पीढ़ियों को एक अच्छा भारत दे सकते हैं जिसमें बेबसी ना हो, लाचारी ना हो, अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, जहाँ आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी ना हो। ये सब भारत बनाने के लिए यदि हम 1-2 साल अपना जीवन का वक्त दे देते हैं तो इससे जो है और हमारे जीवन का कोई बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे भाई और बहनों से आह्वान करूंगा कि वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में या 1-2 वर्ष सेवाव्रती के रूप में कि मुझे सेवा देनी है देश के लिए, अपने लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी जाति के, अपने मजहब के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने किसान भाइयों को, अपने दलित भाइयों को, अपने वाल्मीकि वनवासी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए कोई एक निकलेगा तो देश को न्याय मिलेगा। और एक गांव से एक व्यक्ति यदि निकल करके गांव को न्याय दिला सके, एक व्यक्ति अपने जाति से निकल कर अपने जाति के लोगों को न्याय दिला सके, मैं तो किसी भी परिवेश में, क्योंकि भारत गांवों का देश है, जातियों का देश है, मजहबों का देश है और इसमें सभी जाति, सभी मजहब, उनकी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेबस हैं, लाचार हैं, अभावग्रस्त हैं, साधनग्रस्त हैं। तो कुछ कार्यकर्ता जो
पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपने घर में रह करके, अपने जिले में, अपने तहसील में रह करके जो सेवा देना चाहते हैं। और कुछ ऐसा कि 1-2 साल हमें देश के लिए ही देना है। अरे लोग नौकरी करने जाते हैं तो 1-2 साल, तो आर्मी में भी जाते हैं तो 1 साल तक तो छुट्टी नहीं मिलती है। तो आज ऐसे भाई और बहनों का मैं आह्वान करता हूं, चाहे वो देशभक्त हैं, समर्थ हैं, या जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में या 1-2 वर्ष का समय इस अभियान के लिए जो देना चाहते हैं, उनको फिर यहाँ प्रशिक्षित करेंगे। और इस आंदोलन का जो एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप है उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। पहले जैसे 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके और हमको आज़ादी दिलाई, वो एक भूमिका थी उनकी। आज भी हमें साथ, क्योंकि उस समय आबादी कम थी, आज आबादी बढ़ गई है। आज हमको ऐसे, वो गांव-गांव में तो लाखों लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा इस काम के लिए लगाएं, और चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो छोटी जाति से हैं या बड़ी जाति से हैं, अगड़ी जाति से हैं या पिछड़ी जाति से हैं, क्योंकि इस पूरे संगठन में, इस पूरे आंदोलन में हमने ये कोशिश की है सब जाति, सब वर्ग, सब मजहबों का समावेश हो, और है आज वो सारा समावेश। और इसमें जो वंचित लोग हैं उनकी हम बड़ी भागीदारी चाहते हैं। वो संगठन का जो संपर्क नंबर है उस पर संपर्क करके 0133424008 पर जो वेबसाइट है, जो उसके ऊपर जा कर के अपना योगदान पूर्णकालिक कार्यकर्ता या सेवाव्रती के रूप में, कि मुझे अपना पूरा 6 से 8 घंटे का समय इस आंदोलन के लिए देना है, या मुझे कुछ 6 महीना, 1 साल इस आंदोलन के लिए जीना है, और जो 1-2 वर्ष का समय इस आंदोलन के लिए देना चाहते हैं कि हमें, ठीक है, हम बाद में अपना कैरियर बना लेंगे, हमें नौकरी करनी है, और नौकरी तो करोड़ों लोगों को तो मिली ही नहीं है। BA करके, MA करके, BSc करके, MSc करके और तमाम तरह की डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं बच्चे। ऐसे ही घूमते रहे तो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कहता हूँ हमें तो बेरोजगार ही मिल जाए, जिनको कोई रोजगार नहीं मिला है, जो बेरोजगार हैं, भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, वंचित हैं, घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहेंगे और 10 साल घूमते रहेंगे, कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है, कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा तो युवक होंगे इस देश के अंदर जो बेरोजगार है, और आगे भी 2, 4, 5 साल उनकी ज़िंदगी में कोई उजाला नहीं आने वाला यदि व्यवस्था नहीं बदली। तो यदि हमने इस व्यवस्था को बदल दिया तो सब कुछ बदल सकता है। आपातकाल में जब देश के ऊपर कोई बड़ी समस्या आ जाती है, कोई बड़ा संकट आ जाता है, कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो इजराइल जैसे देश में तो सभी लोगों को सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो किसी को भी घर से बुला करके उस सेना में खड़ा कर देते हैं लड़ने के लिए। हम तो खाली 2 वर्ष का वक्त मांग रहे हैं, और इससे हमारे देश का वर्तमान और भविष्य सब कुछ संवर जाएगा, और वर्षों से जो हमने अन्याय, जुल्म सहे हैं, हमको न्याय मिल जाएगा, हक मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। इस घनघोर निराशा के बीच में जब चारों ओर से एक स्वर सुनाई देता है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आज करोड़ों लोगों की उम्मीदों का, उनके विश्वासों का, उनकी अपेक्षाओं का केंद्र बना यह आंदोलन आपको बहुत कुछ दे पाएगा। बस कुछ लोग इस आंदोलन के लिए वक्त दें, समय दें। थोड़ा सा समय आपने दिया
तो आपका भी वक्त बदलेगा और जिंदगी में आपके सपने पूरे होंगे। क्योंकि इस लड़ाई में सबसे बड़ी हमारी पीड़ा ये है, जितने भी कोई बड़े आंदोलन करने वाले लोग हुए हैं या हमने देखे हैं, उन आंदोलनों में जो व्यवस्थाएं चला रहे जो लोग होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं। वो व्यवस्था के लोग ही अपनी मर्जी के लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के रूप में स्थापित कर देते हैं, जुडिशरी के रूप में स्थापित कर देते हैं। उन्हीं के द्वारा लोग, उन्हीं के तंत्र से जुड़े हुए लोग मीडिया में ऊंचे ओहदों पर होते हैं, उनको संचालित भी करते हैं। उन्हीं के लोग पूरी वैश्विक संस्थाओं के अंदर उनके लोग होते हैं। आज हमारे सामने हम इस बड़े परिवर्तन को जो चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कोई बहुत बड़ा सोशल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम केवल सत्य के आधार पर, अपनी जो है ईमानदारी के आधार पर और अपने संघर्ष के बल पर हम इस परिवर्तन को चाहने वाले लोग हैं। लेकिन वक्त बदलेगा और ये जो पूरा तंत्र, चाहे किन्हीं लोगों ने भी खड़ा किया हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, या पूरा पॉलिटिकल तंत्र हो, या पूरा वैश्विक तंत्र हो, वो सब का सब भी हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके लिए एक बार घनघोर तप और संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है देश में से ऐसे एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग निकलेंगे और उसमें से कुछ लोग नेतृत्व की भूमिका में आएंगे और वो हजारों लोग लाखों को और लाखों करोड़ों को जोड़ करके एक ऐसा संगठन का स्वरूप खड़ा करेंगे जो इस सत्ता के भी चरित्र को बदलेगा और व्यवस्था के भी चरित्र को बदलेगा। और ये काम हम अपने आंखों के सामने खाली होता हुआ ही नहीं देखेंगे, अपने हाथों से इस काम को करेंगे और जो सपना हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने देखा था, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया अर्थराइटिस एवं अन्य असाध्य रोगों के रोगियों के लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 7 से 13 सितंबर तक आवासीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में भाग लेने के लिए तुरंत संपर्क करें।